ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। तुम ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। और द हार्ड 1.2 बैच के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं शुरू कर रही हूँ हिंदी की सीरीज को, जो कि लगातार चलेगा और एक भी वीडियो बिना स्किप किए सारी आप लोगों तक पहुंचेंगी। तो आज के इस पहले वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के 5 अंक तो बिल्कुल पक्के हो जाने वाले हैं। तो कैसे हो जाएंगे आप लोगों के 5 अंक पक्के, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आप लोग की परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, हालांकि वो इससे रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन हमारी स्टार्टिंग हिंदी में पढ़ने की यही से होने वाली है। और अगर आप लोग ये जानते रहोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग को MCQ में और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में काम दे देंगी। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला प्रश्न हमारे सामने है कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गद्य एंड पद्य, इसमें क्या अंतर है। अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हो और आप लोगों को यही नहीं पता तो फिर क्या हिंदी पढ़े, क्योंकि आप लोग के परीक्षा में भी तो गद्य और पद्य आता ही होगा। उत्तर के रूप में कहूँ तो गद्य और पद्य की विषय वस्तु, भाषा शैली आदि में पर्याप्त अंतर है, यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर है। आप लोग को गद्य भी पढ़ना होता है और पद्य भी पढ़ना होता है। गद्य जो होता है वो साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारी बोध वृद्धि पर आधारित होती है, काव्य की हमारी संवेदनशीलता पर। गद्य की बात की जाए तो वो हमारे बोध, सोचने समझने की क्षमता वृत्ति पर आधारित होगी। जब भी हम काव्य की बात करेंगे, देखो काव्य को ही हम पद्य भी कहते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग समझ लो काव्य अलग होता है और पद्य अलग होता है। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं और ये हमारी संवेदनशीलता पर होता है। पद्य में आपने देखा होगा जो हमारे बुक में पीछे दिया होता है, पीछे क्या लगभग मिडल से स्टार्ट होता है, बीच में से उसमें कुछ कविताएं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन गद्य में तो हमें चैप्टर्स को पढ़ने होते हैं। विषय अधिकांशतः वही होते हैं जिनके बारे में हम अधिक सोचते हैं। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। इसके मुख्य विषय हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा वर्णन, व्याख्यान आदि हैं। संक्षेप में काव्य का संसार बहुत कुछ काल्पनिक है, किंतु गद्य का व्यवहारिक है। गद्य हम लोग पढ़ते हैं तो चैप्टर होते हैं, व्यवहारिक होता है, लेकिन जो काव्य कविताएं होती हैं ना, श्लोक होते हैं, वो संसार बहुत काल्पनिक होता है। आप लोगों ने भी कविताएं पढ़ी होंगी, किसी में कोई चंद्रमा पर पहुंच जाता है, कोई कहाँ पहुंच जाता है। कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि, अरे वहाँ पहुँच जाए कवि। जहाँ पे सूर्य भी नहीं पहुँचता वहाँ पे कवि लोग पहुँच जाते हैं। कैसे? कल्पनाओं के माध्यम से। तो गद्य और पद्य में तो आप लोग को अंदर समझ में आ ही गया होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि क्या है, वर्तमान हिंदी भाषा किस बोली का साहित्य रूप है। वर्तमान की जो हमारी हिंदी भाषा है वो कौन सी बोली का साहित्यिक रूप है। तो उत्तर में हम देखें तो वर्तमान हिंदी की जो भाषा है वो खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। तीसरे प्रश्न की बात की जाए, हिंदी गद्य साहित्य के विकास का विभाजन उनके काल के अनुसार कीजिए। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा नहीं पूछेगा पूर्व भारतेंदु युग या फिर प्राचीन युग की समय सीमा बताइए। भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए और द्विवेदी युग की समय सीमा बताइए। उत्तर में देखें तो अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास
इतिहास को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। अ वाला है पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग, जो कि 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक होगा। ब वाला है भारतेंदु युग, जो कि 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक होगा। स वाला है द्विवेदी युग, जो कि 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक होगा। इसके आगे भी है द वाला हमारे सामने, जो कि क्या है, शुक्ल युग। छायावादी युग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाने वाला 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक होगा। यह की बात की जाए शुक्लोत्तर युग की, छायावादोत्तर युग की, तो सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक होगा। र की बात की जाए स्वातंत्र्योत्तर युग, तो ये 1947 से अब तक चला आ रहा है। हमें भी पता है कि स्वतंत्रता हमें 1947 में ही मिली थी, तो स्वातंत्र्योत्तर युग का मतलब है स्वतंत्रता से लेकर के अब तक का समय, तो 1947 से ये अब तक चला ही आ रहा है। चौथे प्रश्न की बात की जाए कि हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। वैसे प्रथम ग्रंथ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, एग्जाम में आने को तो कुछ भी आ सकता है, सो दैट्स वाई आप लोग को इसे भी पढ़ लेना चाहिए। देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार हिंदी का पहला ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कौन सी कृति से माना है। तो उत्तर की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। ये पूछा जाता है चंद छंद वर्णन की महिमा कौन लिखा है, तो आप बताओगे अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित है। छठवें प्रश्न की बात की जाए दैट विल बी हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है, आपको स्पष्ट करना है। उत्तर में देखें तो हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाचार पत्र हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा के बारे में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर इनका प्रचार करते हैं। सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण तथा उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र बनारस अखबार माना गया है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। आप लोग को लगता होगा क्या बकवास हम लोग पढ़ रहे हैं, कहीं काम ही नहीं देगा। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं जो बीएससी कर रही हूँ उसमें भी ये सारी चीजें हैं। सारी चीजें तो नहीं बोल सकते, जैसे कि यहाँ पे देखो आ गया है कि हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हुआ। तो मेरे एग्जाम में भी आया था कि हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, जिसका कि आंसर बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, जिसका आंसर है उदंत मार्तंड। आप लोग को भी बहुत ज़्यादा नहीं याद होगा, मुझे पता है, लेकिन जब आगे क्लासेस में जाओगे तो पता चलेगा कि अरे हाँ ये चीज़ें तो मैंने क्लास 10th में पढ़ी थी, वो मुझे अभी भी काम दे रही हैं। अब हम अगले वाले को देख लेते हैं, 7वें वाले प्रश्न को। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतेंदु युग की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु युग की भाषा शैली के बारे में आपको जानना है। उत्तर देखिए, भारतेंदु युग में लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। इन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ सर्वसाधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया। तद्भव और देशज शब्द तो इनकी भाषा में थे ही, इनके अतिरिक्त कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको में भी याद हो जाए तो ठीक है, बट नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं। 8वां वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लो। द्विवेदी युग कौन से साहित्यकार के नाम पर पड़ा और इस युग की समय सीमा को लिखना है। तो भारतेंदु युग के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा
और इस युग की समयावधि सन 1900 से 1922 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग का नामकरण भी पूछा जाता है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण आप इतना याद रखो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा और सन 1900 से 1922 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। 9वें प्रश्न की बात की जाए, शुक्ल युग के किन्हीं 5 गद्यकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 5 गद्यकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि, रामकृष्ण दास और रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखें 10वां वाला। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि आप लोग को ये अच्छे से दिख जाए। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ आप लोग को सही से दिखने के लिए। शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली कैसी थी? जैसे आप लोग को लगेगा ये हमें काम नहीं देगा, जैसे कुछ कवि और लेखक होंगे जिनका आप जीवन परिचय पढ़ोगे, सपोज दैट वो अगर शुक्लोत्तर युग के निकल गए तो आपको भाषा शैली भी लिखना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से पता होगा तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हो। शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली कैसी थी? शुक्लोत्तर युग में शुद्ध परिष्कृत और परिमार्जित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया था और इस युग में लोकोक्तियों, मुहावरों और तद्भव शब्दों का प्रयोग कर भाषा को सरल एवं व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया है। शुक्लोत्तर युग में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। 11वें प्रश्न की बात की जाए, शुक्लोत्तर युग के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए। उत्तर, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, उपेंद्र नाथ अस्कर जी, भगवती चरण वर्मा जी, अमृतलाल नागर जी, हरिशंकर परसाई जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी और धर्मवीर भारती आदि। 12वें प्रश्न की बात की जाए कि शुक्ल युग व शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली में क्या अंतर था? तो आंसर में हम बताएंगे कि शुक्ल युग में कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा और सृजन शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण स्वरूपों को उद्घाटित किया। इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं और स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षक गद्य का स्वरूप सामने रखा। इस युग में भावुकता प्रदान गद्य के दर्शन भी हुए। शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया। हिंदी गद्य में अनेक विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ और अनेक शैलियां भी प्रकाश में आईं। गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति अत्यंत परिष्कृत हो गई। अगला 13वें नंबर का क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं लिखिए। भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। इस युग में लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव है। और इस युग में लेखकों में अपनी भाषा, अपनी जाति और अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए बड़ी आकुलाहट थी। भारतेंदु युग ने नववर्ष की नई लहर को घर घर पहुंचाने का अथक प्रयास किया था और यह कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से भी उन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। अगला 14वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला 15 नंबर का 15वां क्वेश्चन आपके सामने, जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषताएं बताइए। उत्तर, नाटकों के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों को महत्वपूर्ण योगदान है। उनके नाटकों में देश के प्राचीन गौरव के चित्र हैं और उनमें संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं। आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद की कविताओं को और नाटकों को पढ़ा होगा तो ये आप लोग को पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी थे, उन्हें एक नाटककार बोला जाता है, महत्वपूर्ण नाटककार। वैसे तो ये बहुत चीज़ें थी, ये
बट नाटक का ज़्यादातर बोले जाते हैं और इनके नाटकों में देश के प्राचीन गौरव के चित्र हैं और उनमें संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं। चरित्र चित्रण, कथोपकथन और उद्देश्य की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद, जिन्हें हम प्रेम से प्रसाद जी भी कहते हैं, तो कहीं कहीं आप लोग को प्रसाद भी मिल जाएगा। प्रसाद के नाटकों की महत्ता असंदिग्ध है। इनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से कठिन है। क्वेश्चन नंबर 16, द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का योगदान रहा? उत्तर, द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, प्रभा, कर्मवीर, हंस व विशाल भारत आदि पत्र पत्रिकाओं का हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम क्या है? शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम छायावादोत्तर या प्रगतिवादी युग है। 18वें प्रश्न की बात की जाए, शुक्लोत्तर युग में कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ? शुक्लोत्तर युग में रिपोर्टाज और इंटरव्यू विधाओं का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, निबंध का क्या अर्थ है? निबंध तो आप लोग को पढ़ना ही है और इसीलिए निबंध के बारे में जानना भी जरूरी है कि निबंध का क्या अर्थ है। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। संक्षेप में निबंध व गद्य रचना कहलाती है जिसमें कि लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सजीव, सीमित, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 20, निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है? निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। अगला 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि कुछ प्रमुख आलोचना लेखकों के नाम लिखिए, यानी कि हमें ऐसे लेखकों के नाम लिखना है जो कि आलोचना को लिखते थे। तो मोस्ट पॉपुलर नेम सबसे पहले हमारे सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बाबू श्याम सुंदर दास का, पद्म सिंह शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह आदि। इसमें से इम्पॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, श्याम सुंदर दास जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख आलोचक हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है? आत्मकथा लेखक के स्वयं के जीवन पर आधारित होती है। आत्मकथा देखो नाम से स्पष्ट है, नाम से ही आप समझ सकते हो। आत्म का मतलब है अपना स्वयं का, आत्मकथा मतलब स्वयं का कथा। तो आत्मकथा लेखक के स्वयं के जीवन पर आधारित होती है जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। किसी महान व्यक्ति के जीवन की जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है तो वो विधा जीवनी कहलाती है। 36 नंबर की बात की जाए कि रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है? आंसर, रेखाचित्र और संस्मरण में मूल अंतर ये है कि रेखाचित्र में कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य और आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव और यथार्थ चित्र अंकित हो जाए। इसमें चित्रकला और साहित्य का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। संस्मरण हम उस विधा को कहेंगे जिसमें कि लेखक द्वारा अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा विषय पर कोई लेख लिखा जाता है। संस्मरण में महादेवी वर्मा का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि लिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। 37 नंबर ये है, दो रेखाचित्र लेखकों और दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। रेखाचित्र लेखक में है महादेवी वर्मा, अमृत राय और संस्मरण लेखक में है रामवृक्ष बेनीपुरी और देवेंद्र सत्यार्थी।
38 नंबर में है डायरी विधा की विशेषताएं बताइए। आंसर की बात की जाए तो यथार्थ चित्रण, तिथिवार क्रमबद्धता, लेखक के निजी दृष्टिकोणों की घटना से संबंधित अभिव्यक्ति आदि डायरी साहित्य की विशेषताएं हैं और ये लेखक के स्वयं के जीवन से संबंधित होती है। 39 नंबर की बात करें कि रिपोर्टाज विधा की विशेषताएं लिखिए। तो रिपोर्टाज लेखक के लिए स्वयं घटना का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है और इसमें कल्पना का कोई भी स्थान नहीं होता। इसका उपयोग पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक होता है। घटना का यथार्थ चित्रण, कुशल अभिव्यक्ति, प्रभावोत्पादकता आदि रिपोर्टाज की विशेषताएं हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, मे बी दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। नो, दिस इज आर नॉट लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद भी हमारे सामने है। क्या है 40 नंबर वाला हमारे सामने कि लघु कथा विधा के दो लेखकों के नाम लिखिए। जितना कंटेंट ज़्यादा है उतना आप लोग को पढ़ने में मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। लघु कथा विधा के दो लेखकों के नाम लिखिए। तो लघु कथा के दो लेखक हैं विष्णु नागर और चित्रा मुदगल। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या है जो आपने ऐसे लॉग में लघुत्तरी में पढ़ा, ये हमारे एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समय सीमा है। ऑप्शन नंबर ए 1868 से 1900, ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 100 वाला है हमारे सामने 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक और द है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। आपने लघुत्तरी पढ़ा है तो आपको ये भी याद हो गया होगा कि हाँ ये इसी में है। देखो ये भी आया था ना जो मैंने बताया था कि चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है। अ वाला ही राइट आंसर हो गया कवि गंग, तो आगे वाला ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी बात की जाए योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर अ हमारा सही है राम प्रसाद निरंजनी। इसके बाद अगला चौथा वाला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र है समाचार सुधा वर्षण, हिंदुस्तान टाइम्स, बनारस अखबार और उदंत मार्तंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स बनारस अखबार। पांचवा है कि हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र क्या है, तो ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे एग्जाम में भी आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा उदंत मार्तंड। तो बस गाइस आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी होगी। तो अंत में आप लोग को क्या करना है, स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद द टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड देन यू कैन कमेंट मी। टेक केयर, बाय बाय।